फ्रेंड्स, इसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करूँगा। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करूँगा। मैंने अब इसकी पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 12 तक कर दिए थे, अब 13 ऑनवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह से कर लोगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और बहुत से क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एज इट इज़ पेपर में भी आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स तो ज़्यादातर जितने भी कॉम्पिटिशन से सब में यूज़ होते ही हैं। अब क्वेश्चन इसने पूछा है, हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथानॉल फॉर्म ए सूटेबल एल्कीन। 1 फिनाइल इथानॉल, ये बेंजीन के ऊपर जो इथानॉल कह रहा है, तो बेंजीन के ऊपर अगर इस तरह से है तो दिस इज़ 1 फिनाइल इथानॉल। ये 1 है, ये 2 है, तो इसको फिनाइल कहते हैं। तो ये 1 फिनाइल इथानॉल बनाना है फ्रॉम सूटेबल एल्कीन। तो हम एल्कीन अगर ये ले लें, ये अगर एल्कीन ले लें और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब है इसमें वाटर जोड़ दें, ठीक है। तो जो वाटर इसमें जोड़ा जाएगा एसिडिक मीडियम में जब जोड़ा जाता है, डाइल्यूट H2SO4 ले लो। जब डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अपने आप ये कंपाउंड बन जाएगा। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, ये इसके ऊपर यहाँ पे OH आ जाएगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो कंपाउंड है दिस इज़ 1 फिनाइल इथानॉल। ये इसको कहते हैं 1 फिनाइल इथानॉल। इसने हमसे क्या कहा था, सिंथेसाइज करना है 1 फिनाइल इथानॉल फ्रॉम एन एल्कीन। ये एल्कीन है, इसको हम कॉमन नेम में स्टायरीन कहते हैं और वैसे हम इसका कह सकते हैं 1 फिनाइल इथीन भी कह सकते हैं। 1 फिनाइल इथीन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल, ये साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल है, CH2OH, ठीक है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। ये हमें बनाना है फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड तो हम ये ले सकते हैं, CH2Cl ले लें, ठीक है। अब इसको अगर एक्वस KOH देंगे तो ये SN2 मैकेनिज़्म चलेगा, SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा। तो ये जो है OH Cl को हटा के यहाँ पे लग जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ कम होगी वहाँ पे SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होगा, ये CH2OH हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल, इसको कहेंगे साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। कैसे बनाया हमने, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ले लिया, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इस पे जब एक्वस KOH दोगे तो ये SN2 मैकेनिज़्म के हिसाब से Cl को रिप्लेस करके CH2 पे ये OH लग जाएगा एंड यू विल गेट साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल, ठीक है। SN2 रिएक्शन के हिसाब से मिल जाएगा। ये इन दोनों को हटाते हैं, तीसरे को करते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है तीसरे वाले में, तीसरे वाले में ये कह रहा है कि आपको प्रिपेयर करना है पेंटानॉल यूजिंग ए सूटेबल एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड अगर ये ले लें 1 क्लोरोप्रोपेन पेंटेन, इसको एक्वस KOH दे दें तो OH यहाँ पे लग जाएगा Cl हट के, तो हो जाएगा पेंटानॉल यूजिंग एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड था और ये पेंटानॉल मिल जाएगा हमें, ठीक है। पेंटानॉल यूजिंग ए सूटेबल एल्काइल हैलाइड। ये क्लोरोपेंटेन ले लेंगे, एक्वस KOH देंगे तो हमें साइक्लोपेंटेन पेंटानॉल मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको हटा देते हैं, ओके। 13th क्वेश्चन हमारे तीनों पार्ट हो गए, 14th क्वेश्चन अब करेंगे। क्वेश्चन 13th के बाद हम 14th क्वेश्चन पे आ गए। गिव 2 रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथानॉल। फिनॉल को हमें शो करना है कि वो एसिडिक है, तो उसको अगर हम किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कर दें, सोडियम से रिएक्ट करा तो क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जो एसिडिक चीज़ होती है वो रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करती है। तो ये शो करता है कि फिनॉल इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म
सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो इससे प्रूव हो जाता है कि इट इज़ एक्टिंग लाइक एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, इट इज़ शोइंग इट्स एसिडिक कैरेक्टर। अब इसको चाहे एसिड लिख दो। दूसरा कह रहा है 2 रिएक्शंस लिखने, तो एक रिएक्शन तो हमने ये लिख दिया। दूसरा, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, NaOH बेस है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सॉल्ट बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट हो गया और वाटर बनता है। ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है। तो इन 2 रिएक्शन से शो होता है कि फिनॉल इज एसिडिक। फिनॉल को जब सोडियम से रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इन दोनों से हमें दिखता है कि फिनॉल इज़ एसिडिक इन नेचर। इन 2 रिएक्शन से हमें शो करना था, तो ये इन 2 रिएक्शन से शो होता है। अब ये कह रहा है कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद इथानॉल। एक्चुअली क्या है कि फिनॉल के अंदर जब H+ हट जाएगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा H+ हटने के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग में आ जाता है, तो फिनॉक्साइड आयन बिकम्स मोर स्टेबल। आफ्टर द रिलीज ऑफ H+ आयन, the leftover phenoxide ion becomes more stable because of resonance, because this negative charge will get delocalized in the benzene ring, ठीक है। फिनॉल में H+ हटने के बाद बचा हुआ फिनॉक्साइड आयन becomes more stable because of resonance, उसका नेगेटिव चार्ज विल बी delocalized in the benzene ring, so it becomes more stable, therefore phenol can easily release H+। बट इथानॉल में ये बात नहीं है। इथानॉल में जब H+ हट जाएगा तो जो इथॉक्साइड आयन बनेगा इट विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज कहीं अंदर तो जा नहीं सकता, वहाँ तो कोई रेजोनेंस होनी नहीं है, तो इट विल बी लेस स्टेबल, देयरफॉर इथानॉल विल बी लेस एसिडिक वेयरएज फिनॉल विल बी मोर एसिडिक। इसने कहा है ना कंपेयर करो एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद इथानॉल, तो इसमें आपको ये लिखना है कि फिनॉल में H+ हटने के बाद फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा, इट विल बिकम मोर स्टेबल, हैंस मोर एसिडिक। इथानॉल में H+ हटने के बाद जो इथॉक्साइड आयन बचेगा इट विल बी लेस स्टेबल बिकॉज द नेगेटिव चार्ज कैन नॉट बी डिलोकलाइज्ड, उसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होना है, तो इट विल बी लेस स्टेबल, देयरफॉर लेस एसिडिक। वो आसानी से H+ नहीं छोड़ पाएगा, फिनॉल आसानी से H+ छोड़ सकता है। तो ये हमारा ये वाला दोनों पार्ट हो गए, इसको हटा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 15 करेंगे हम लोग, ठीक है। NCERT के ही सारे क्वेश्चन नंबर वाइज हम लोग चल रहे हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। मान लीजिए ये OH लगा है और यहाँ ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो H+ हटने के बाद नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा तो मोर स्टेबल होगा। बट ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल में क्या होगा, ये OH है और ये OCH3 है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो H+ हटने के बाद अगर इसमें से H+ हट जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव और फेंकेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अंदर H+ हटने के बाद इसके नेगेटिव चार्ज को ये डीलोकलाइज करेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर हम कैसे समझाएंगे, हम कहेंगे इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देयरफॉर आफ्टर द रिलीज ऑफ H+ आयन द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन विल बी डीलोकलाइज्ड मोर इजली बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। Whereas in case of orthomethoxyphenol it will be less acidic because after the release of H+ ion the negative charge on oxygen will be destabilized और कम स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ OCH3। यहाँ पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ये और इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी तो इसका एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा, ये आसानी से H+ छोड़ नहीं सकता। और जब भी किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा एसिड के ऊपर तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि H+ के निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज विल बी मोर इजीली स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप। तो इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है क्योंकि H+ निकलने के बाद बचा हुआ जो पार्ट होगा इट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2। और इसके केस में H+ हटने के बाद बचा हुआ पार्ट दैट विल बी लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप।
तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है कि एसिड पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिड के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ये हमने आपका 15th क्वेश्चन कर दिया। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन और बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। मान लीजिए बेंजीन के ऊपर ये कह रहा है OH ग्रुप लगा है, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में आएगा। जैसे ही बेंजीन रिंग में आएगा तो डबल बॉन्ड 4 और 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ये जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा 2 और 2 4 एक हाइड्रोजन 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, ये इधर शिफ्ट होगा। अब ये जब इधर आएगा तो 2 4 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये इधर शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 जगह बढ़ जाएगी, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पैरा पे बढ़ जाएगी तो कोई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पॉजिटिव भी लिख देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आसानी से लग जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन विल इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ये दोनों ऑर्थो है, ये पैरा पोजीशन है। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विल ईजिली गेट अटैच्ड आइदर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये कह रहा है ना कि OH ग्रुप लगने से बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी बेंजीन के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो OH ने, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जब इसको बेंजीन को दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ गई। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मान लो NO2 है, तो वो आसानी से इसके ऊपर आके लग जाएगा, या तो पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये एक्टिवेट करता था। जब भी बेंजीन के रिंग पे और इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं बेंजीन रिंग गेट्स एक्टिवेटेड। ओके, हटाते हैं इसको, फिर हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसको हटा देते हैं पहले। अब हम लोग 17th क्वेश्चन करते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपन-1-ऑल विद एल्कलाइन KMnO4। प्रोपन-1-ऑल ये है, इसको जब एल्कलाइन KMnO4 दोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये COOK हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब इसको एसिडिफाई अगर करोगे, H+ दे दोगे ना, एसिडिफाई करोगे तो ये एसिड बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपन-1-ऑल विल चेंज इनटू प्रोपानोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। पहले ये पोटेशियम बेंजो प्रोपानोएट बनेगा, इसको कहते हैं पोटेशियम प्रोपानोएट, ठीक है। और जब इसको एसिडिफाई करोगे, HCl से करा तो KCl बाहर हो जाएगा, H लग जाएगा, देन यू विल गेट प्रोपानोइक एसिड। एल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू एसिड KMnO4 से। फिर कह रहा है ब्रोमीन इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद फिनॉल। फिनॉल को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा बनेगा, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ब्रोमीन यहाँ लग सकता है और ब्रोमीन ऑर्थो पे भी लगेगा, दोनों ही बनेंगे, ठीक है ना। ये मेजर होगा, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसको कहेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। फिनॉल को ब्रोमीन से रिएक्ट करोगे कार्बन डाइसल्फाइड में तो या तो पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पे। और ये जब प्रोपानॉल को, अल्कोहल को KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3rd वाला क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों को हटा के ऊपर जगह बन जाएगी, यहाँ पर साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है हमें कि डाइल्यूट HNO3 को फिनॉल से रिएक्ट करा रहे हैं। ये डाइल्यूट HNO3 है और ये फिनॉल है, और डाइल्यूट HNO3 अगर दोगे, डाइल्यूट HNO3 NO2 लगाएगा तो ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लग जाएगा। तो ये फिनॉल है और NO2 यहाँ पे लग गया, या और पैरा पे लग सकता है या ऑर्थो पे, ये ऑर्थो पे,
इसको हम कहेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या कह सकते हैं 2-नाइट्रोफिनॉल, 2-नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं। और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये ज़्यादा बनेगा, ये मेजर होगा। क्यों मेजर होगा? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट करेंगे फिनॉल को तो NO2 लग जाएगा ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम जो फोर्थ पार्ट है, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। एक्चुअल में क्या है, ये एक नेम रिएक्शन है, रीमर-टीमन रिएक्शन है। तो इसको हटा के यहाँ पे हम समझा देते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं फिनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये फिनॉल है, ये CH-Cl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और NaOH के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराओगे, इसको रीमर-टीमन की रिएक्शन कहते हैं, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ये ऊपर ONA लग जाएगा और इधर CHO हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको जब फर्दर एसिडिफाई करोगे तो ऊपर फिनॉल हो जाएगा और ये CHO हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, मेन इसको मान कहते हैं बेंजल डिहाइड हो गया, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी कहते हैं, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो पहले ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, जब एसिडिफाई करोगे तो OH हो जाएगा वो, तो इसको सैलिसिल एल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर। तो ये रीमर-टीमन रिएक्शन है। ओके, नेम रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बोर्ड में। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब हम लोग 19th क्वेश्चन करेंगे। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल टू यील्ड इथीन। ये 3 स्टेप में रिएक्शन करेंगे। पहले स्टेप में क्या है कि हमको कह रहा राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल। ये इथानॉल है, ठीक है, इसमें H+ एसिड है तो H+ भी है। तो ये एरो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे ज़्यादा होगी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वाले पे एरो दिखाया जाएगा ऐसे। तो ये क्या होगा, ये O के साथ ये H लग जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्रोटोनेशन हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब ये जो इस पर H+ लग गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। तो जब ये छीनेगा तो यहाँ से ये 2D आएगा एंड यू विल गेट दिस थिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन एसिड है। तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, पहले इसके ऊपर ये H+ आके चिपक गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। अब जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो वाटर अलग हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो ये कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, कार्बोकैटायन जो बना है, तो इसमें से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और H+ बाहर हो जाएगा। तो यू विल गेट एन एल्कीन, ये एल्कीन मिल गया और जो H+ पहले लिया था वो वापस हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, H+ जुड़ रहा है तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में प्रोटॉन जुड़ गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, और थर्ड स्टेप में H+ हट गया तो डीप्रोटोनेशन हुआ, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन या इथीन कह लो, फॉर्म एल्कीन। ठीक है जी, ये 3 स्टेप्स हैं, आपको 3 स्टेप्स में दिखाना होगा और ये हेडिंग्स भी देनी पड़ेगी। फिर से मैं समझा देता हूँ। अल्कोहल था, उसके साथ एसिडिक मीडियम में H+ लग गया तो ये कंपाउंड बन गया, बट
ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, वाटर अलग हो गया और ये जो बचा कार्बोकैटायन बचा। अब कार्बोकैटायन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, एल्कीन बन जाएगा और H+ हट गया। तो इस तरह से अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया, इसको हटा देता हूँ। तो 19 क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया, इसको हटाते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब हम लोग 20th क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। प्रोपीन को प्रोपन 1 ऑल में करना है, ये प्रोपीन है और ये हमें बनाना है प्रोपन 1 ऑल। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोपीन में पहले इधर पे हैलोजन लाएंगे। तो प्रोपीन को पहले HBr से रिएक्ट करेंगे परऑक्साइड के प्रेजेंस में। जब परऑक्साइड के प्रेजेंस में करोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन यहाँ जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा CH2Br। अब क्योंकि OH लाना है तो एक्वस KOH इसको दोगे तो Br हट के OH लग जाएगा एंड यू विल गेट प्रोपन 1 ऑल, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड के ऊपर हमको HBr देना है परऑक्साइड में, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Br जो है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो Br इसके साथ लग गया। फिर जब इसको एक्वस KOH दोगे तो प्रोपन 1 ऑल मिल जाएगा जो हमें बनाना था। प्रोपीन से प्रोपन 1 ऑल इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल क्लोराइड ये होता है बेंजीन के ऊपर CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है। अब यहाँ पे OH लाना है तो हम क्या करेंगे, एक्वस KOH दे देंगे, क्योंकि ये Cl जो है इस कार्बन पे लगा, बेंजीन पे नहीं लगा। बेंजीन पे अगर Cl लगा होता तो डायरेक्ट एक्वस KOH से नहीं बनता, OH नहीं बनता, नहीं लग सकता था। बट इस पर कार्बन के ऊपर लगा है, बेंजीन के ऊपर, तो सिंगल बॉन्ड पे है, तो ये एक्वस KOH जब इसके साथ देके हीट करोगे तो यू विल गेट CH2OH। इसी को हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, इसको बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, ठीक है। और इसको बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसको भी हटा दें, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, एक ही स्टेप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसको प्रोपन 1 ऑल बनाना है। ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है और हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रोपन 1 ऑल पे। तो एक कार्बन बढ़ाना है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एल्डिहाइड कीटोन पे कर सकता है रिएक्ट। एल्डिहाइड कीटोन में एक कार्बन बढ़ाना है तो इसमें मिथानल से रिएक्ट करा दो, ये मिथानल है। इस पर जब हम इसको दे देंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ये OMgBr ऊपर हो जाएगा और नेगेटिव वाला इधर आ गया, 2 कार्बन इधर लग गए, ठीक है। इधर तो H था ही। अब इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे, वाटर दोगे एसिडिक मीडियम में, तो ऊपर OH हो जाएगा, ये HCOH हो गया और ये एज इट इज़ था ही, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिख दिया और MgOHBr अलग हट जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है आपका क्या है, प्रोपन 1 ऑल है, इसी को हम प्रोपन 1 ऑल कह रहे हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमें इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, और प्रोपन 1 ऑल बनाना है। प्रोपन 1 ऑल में एक कार्बन ज़्यादा होता है, तो एक कार्बन बढ़ाना है, पर MgCl है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्ट करता है, तो हमने एल्डिहाइड ले लिया जिसमें एक कार्बन है, तो इसको हम मिथानल कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब मिथानल पे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा तो O पे आ जाएगा, नेगेटिव है ये, और ये वाला कार्बन इस पे आ जाएगा, तो ये कार्बन इधर लगा दिए दोनों और मैं MgBr ऊपर चला गया। जब हाइड्रोलाइज करोगे तो H ऊपर आ जाएगा, OH Mg के साथ चला जाएगा, तो H जब ऊपर आ जाएगा तो ये हमें प्रोपन 1 ऑल मिल गया। तो इस तरह से हम रिएक्शन करते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ पार्ट को, इसको हटा देते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करके करना है। ये कह रहा है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2 मिथाइल प्रोपन 1 ऑल में बनाना है। ये मिथाइल है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइड है, और ये कह रहा है इसको कन्वर्ट करो 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, इसमें कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसका मतलब हमें 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। हम क्योंकि बीच में लग रहा है तो कीटोन लेंगे। तो अब क्या है कि अगर 3 कार्बन वाला कीटोन अगर ये हम ले लें और CH3MgBr इससे रिएक्ट कराएं, ड्राई ईथर में रिएक्ट कराया जाता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर OMgBr हो जाएगा, Br है तो Br, Cl है तो Cl, MgBr, और CH3 नीचे लग जाएगा। अब इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे एसिडिक मीडियम में तो ऊपर OH हो जाएगा और ये नीचे आ गया। तो हमारा जो कंपाउंड यही है 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, ये बन गया 1 2 3, और MgOHBr अलग हट जाएगा, MgOHBr। ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो, ठीक है। हमने क्या देखा कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, 1 कार्बन है, जो हमें प्रोडक्ट बनाना उसके अंदर 4 कार्बन है, इसके मतलब हमें 3 कार्बन और बढ़ाने हैं। बट OH जो लगा है वो किनारे नहीं लगा है, सेकंड कार्बन पे लगा है, तो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है तो इसके मतलब हम सेकंड कार्बन पे ही O ले लिया, 3 कार्बन ले लिए, और जब इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करेंगे तो CH3 सेकंड कार्बन पर लग जाएगा और OMgBr O के साथ लग जाएगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे OH लगता है, तो वो OH हो गया, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड था तो OH वहाँ लग गया और मिथाइल नीचे लग गया। तो इस तरह से हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो इसको हटा देते हैं। 20th क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम करेंगे। इसको नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस में हमें बताना है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो KMnO4 ले सकते हैं या एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम या K2Cr2O7, ठीक है। तो ये इसके लिए आंसर हो गया। एसिडिफाइड KMnO4 या बेसिक KMnO4 ले लो, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिक ये ले लोगे तो फिर क्या होगा कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड है, अल्कोहल टू एल्डिहाइड देना है तो PCC देते हैं, जिसको हम कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC दे दो या कॉपर 573 केल्विन भी दे सकते हैं या CrO3 भी दे देते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी दे दो तो ये चलेगा। ओके, PCC दे दोगे तो भी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ब्रोमीन अगर फिनॉल को दोगे इन एक्वस मीडियम, ब्रोमीन वाटर दे दो, ब्रोमीन H2O, ब्रोमीन वाटर अगर आप दे दोगे तो फिनॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिर कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना है, वही KMnO4 दे दो या K2Cr2O7। तो ऊपर वाले हटा के नीचे वाले को समझा देता हूँ मैं, ये तीनों हटा देता हूँ। इनमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में, ये बेंजाइल अल्कोहल है और इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो इसके अंदर या तो KMnO4 दे दो अल्कलाइन या एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2O7 दे दो एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपन 1 ऑल टू प्रोपीन। डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देना पड़ता है। प्रोपन 1 ऑल टू प्रोपीन कराना है तो डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देते हैं 443 केल्विन पे,
ठीक है। तो इसके लिए जो रिएजेंट होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443, और बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड के लिए KMnO4 या K2Cr2O7 होगा। और ब्यूटन टू ओन को ब्यूटन टू ऑल में करना है, तो ब्यूटन टू ऊपर वाले हटा के ऊपर ही समझा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। ब्यूटन टू ओन को ब्यूटन टू ऑल करना है, ये ब्यूटन टू ओन है और इसको ब्यूटन टू ऑल करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन देना होगा, तो हाइड्रोजन हम दे सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में दे दो, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल दे दो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी दे सकते हैं, NaBH4 में भी दे सकते हो। एक हाइड्रोजन ऊपर लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट। तो ये तीनों में से कोई भी दे दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड दे सकते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल भी दे सकते हैं। तीनों केस में यू विल गेट ब्यूटन टू ऑल, ठीक है। तो हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, 22nd क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 22nd क्वेश्चन कर रहे हैं, गिव रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथानॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये इथानॉल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मिथॉक्सी मीथेन क्या है, ईथर है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो इसको हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि ये इथानॉल है और दूसरा इथानॉल के बीच में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इथानॉल और इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथानॉल विल बी हायर, वेर एज डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है पर वीक, वेरी वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन ईथर्स, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है आपस में, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी करा दिए, इसके अंदर 22 क्वेश्चंस तक करा दिए। एक क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स जो हैं वो फिनॉल से कम एसिडिक क्यों होते हैं, उसका आपको कमेंट में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में वाई अल्कोहल्स या वाई इथानॉल इज़ लेस एसिडिक देन फिनॉल या वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन इथानॉल, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस NCERT के समझा दिए इस चैप्टर के, ठीक है। अब इसको आप तैयारी करिएगा, इसके पैटर्न पे आप काफ़ी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू।